नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि मेंटेनेंस इंजीनियर जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनको क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टिपिकल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। दोस्तों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है और किसी को क्यों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है ग्रोथ के लिए, ये सबके मन में रहता है। क्योंकि अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है तो ये जरूर जानना चाहेगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्या ये डिपार्टमेंट अच्छा है, मेरे लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सारा चीज़ मन में जरूर रहता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं जहां पर कोई पार्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, बनाया जा रहा है, पार्ट का प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तो मशीनें तो होंगी ही, बहुत सारे और भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, काफ़ी सारे सपोर्टिंग रिसोर्सेज जैसे कि फोकलिफ्ट, ईओटी क्रेन्स, कंप्रेसर्स वगैरह वगैरह, ये सारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, बाकी काम के लिए, तो उनका रखरखाव कौन करेगा, कौन इंश्योर करे कि सारी चीज़ें सही ढंग से वर्क करे, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं पर अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, तो उसको कौन ठीक करेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में होता है। और मेंटेनेंस में भी अलग अलग तरह के मेंटेनेंस होते हैं, जिसमें कि मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, बिल्डिंग तो होगा ही, है ना, तो सिविल मेंटेनेंस तो रहेगा ही रहेगा। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होंगी तो मैकेनिकल के भी काम आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल नॉर्मली होता ही है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, इसलिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट जहां पर कि अलग अलग फील्ड के, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग फील्ड के लोग यहां पर काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में मेंटेनेंस के लिए क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हो गया अगर आप फ्रेशर हैं तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने मेंटेनेंस में काम किया हुआ नहीं है, है ना, आप कॉलेज से निकल के आए हुए हैं, या तो आपका कैंपस सिलेक्शन किया जा रहा है, तो नॉर्मली आपने जो अपने एकेडमिक सेशन में जो पढ़ाई किया हुआ है उसी से रिलेवेंट चीजें पूछी जाएगी। और हाँ, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाएगा कि आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ जैसे कि आपके मशीनों के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे फंक्शंस करती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, मेंटेनेंस का काम क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और सारी टेक्निकल चीज़ें जो कि उस कंपनी के लिए रिलेवेंट हो, जैसे कि कंपनी में अगर वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है या कुछ और स्टाम्पिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो आपके एकेडमिक कंटेंट में जो स्टाम्पिंग या वेल्डिंग से रिलेवेंट चीजें होगी उस पर ज्यादा इंफासिस किया जाएगा और उससे रिलेवेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेसेस या न्यूमेटिक प्रेसेस में डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, उनके सर्किट डायग्राम वगैरह वगैरह, है ना, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में पूछा जाएगा। तो ये हो गया फ्रेशर्स की बात। अब बात करते हैं, आपने कुछ दिन का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आप मिड लेवल में हैं, या तो आपने 10-12 साल काम किया हुआ है मेंटेनेंस में, इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो आप सीनियर लेवल में हैं, तो उनके लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कोर मेंटेनेंस के रिलेवेंट सवाल पे। तो दोस्तों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की जाती है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस पहले आपको किया जा सकता है। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए, है ना। तो दोस्तों, यहां पर आपका एक्सपीरियंस काम देगा। तो आप बता सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीन को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाते हैं और उस एनुअल शेड्यूल को हम मंथली बेसिस में ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि कंपनी में जितने भी मशीनें हैं, मेरे पास में लिस्ट ऑफ मशीनें रहती हैं, उसको हम लोग प्लान कर लेते हैं किन किन मशीनों को कब कब हमें मेंटेनेंस में लेना है। इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि मशीन का कंडीशन, क्या क्या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, सारा डिटेल स्टडी करने के बाद में हम उसका शेड्यूल बनाते हैं और उस एनुअल शेड्यूल को हम मंथली बेसिस में ब्रेक कर लेते हैं और उसको हम
फिर रिलेवेंट लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम उसको अधेयर करें। दूसरा सवाल आ सकता है दोस्तों, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? तो दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रूटीन इंस्पेक्शन या वर्किंग करने के दौरान में कहीं पर कोई बेल्ट कटा हुआ नजर आया, यानी कि आपने प्रिडिक्ट किया कि बेल्ट जो है टूटने वाली है, कहीं पर कोई चेन लूज हो जा रहा है, कहीं पर कोई वायर बर्निंग करने का आपको स्मेल आ रहा है, यानी कि आपने प्रिडिक्ट किया फेलियर को, जो कि नियर फ्यूचर में हो सकता है। तो इस तरीके के प्रिडिक्शन के बेस पर जो मेंटेनेंस प्लान करते हैं उसे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आप चाहें तो अपने और इंडस्ट्री के रिलेवेंट कुछ और एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जिस पर आपका एक्सपोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा सकता है दोस्तों कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हो, या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या प्लान करेंगे। तो दोस्तों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जैसा कि नाम बता रहा है, मशीन के फेलियर होने के या किसी भी इक्विपमेंट के फेलियर होने के बाद में जब हम उसको अटेंड करते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो मेंटेनेंस करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम करने के लिए हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। सुटेबल फ्रीक्वेंसी में हम मशीनों का ओवरहॉलिंग भी करते रहें और क्रिटिकल स्पेयर्स वगैरह मेंटेन करें। साथ ही साथ हम वर्कर्स को, एसोसिएट्स को ट्रेनिंग करके ऑटोनोमस मेंटेनेंस का भी हम फोकस कर सकते हैं। तो ये आप आंसर दे सकते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो याद रखिएगा, जब भी इंटरव्यू करने के दौरान में आप किसी चीज का जवाब दे रहे हो और उसमें अगर आपने कोई और टेक्निकल एलिमेंट अगर आपने नाम ले लिया, जैसे कि अभी हमने ऑटोनोमस मेंटेनेंस का नाम लिया, तो उस पर काउंटर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अच्छा बताइए कि ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो होता है ये सेल्फ मेंटेनेंस होता है। नॉर्मली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो होता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टेक्निकल एक्सपर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन के लोग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक लेवल का जो हाइजेनिक मेंटेनेंस है, जिसमें कि क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग, जिसमें कि क्लिट या क्लीटा, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग एंड अलाइनमेंट, इसके बारे में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं जो कि टीपीएम का हिस्सा है। तो अब याद रखिएगा कि आपने क्लिट या क्लीटा का आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने टीपीएम वर्ड इस्तेमाल कर लिया, तो इस पर काउंटर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, खैर पहले इस पॉइंट को क्लोज करते हैं। तो इसके बारे में हम ऑपरेटर को, एसोसिएट्स को ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्शन को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो बेसिक लेवल के मेंटेनेंस कर पाएं ताकि हमारा मशीन का ब्रेकडाउन कम से कम हो, मशीन का अप टाइम मैक्सिमम रहे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप अगर आंसर देंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है या इंटरव्यूअर जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। अब क्वेश्चन एक था दोस्तों, क्लिट या क्लीटा क्या होता है? CLIT, क्लिट, AR करते हैं तो क्लीटा। तो ये क्लीटा आखिर क्या होता है? अगर काउंटर क्वेश्चन आया तो आप बोल सकते हैं कि क्लिट जो है ये टीपीएम का हिस्सा है, जिसमें कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस आता है, पहला पिलर है। और ऑटोनोमस मेंटेनेंस में हम सेल्फ मेंटेनेंस या जिसे कि जिसु होजान भी कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ हमने वीडियो तो फ्री में यूट्यूब में बना कर रखे हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे सेल्फ बेस्ड लर्निंग के हमारे कोर्सेज हैं, उसको आप हमारे पोर्टल courses.qualitywebinar.com या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं और इन कोर्सेज को सीख के आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने कैरियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो खैर वापस आते हैं दोस्तों, तो क्लिट जो हो गया ऑटोनोमस मेंटेनेंस का हिस्सा है, जिसको कि बेसिकली ऑपरेटर लोगों को करना होता है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करती है। और अगर टीपीएम के बारे में पूछा जाए, जो कि ऑब्वियसली पूछा जाएगा, तो टीपीएम इसका फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें 8 पिलर होते हैं और इसमें प्राइमरली जो पर्पस होता है जीरो बैड, BAD, यानी कि जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो डिफेक्ट। तो इन फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए 8 पिलर पर काम किया जाता है और कंपनी में इंप्रूवमेंट किया जाता है। थोड़ा बहुत आप पिलर्स के बारे में स्टडी करके जाएं, अगर क्वेश्चन आता तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको यह भी आ सकता है कि मीन टाइम टू रिपेयर, जिसे कि शॉर्ट में हम MTTR कहते हैं, MTTR क्या होता है? तो दोस्तों मीन टाइम टू रिपेयर यानी कि एवरेज टाइम रिपेयरिंग करने का होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेते हो आप रिपेयरिंग करने में। ये डिपेंड करता है कि कितने फेलियर्स होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है, आप इसको याद कर सकते हैं और बता सकते हैं
मीन टाइम टू रिपेयर जो होता है बेसिकली एवरेज टाइम रिपेयरिंग करने में, फेलियर का यानी कि ब्रेकडाउन को रिपेयरिंग करने में जो टाइम लगता है उसे हम मीन टाइम टू रिपेयर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला ये है। अगला क्वेश्चन आ सकता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी कि दो फेलियर के बीच की दूरी, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, यानी कि फेलियर जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, और मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम हो उतना अच्छा है। इसको याद करके जाइएगा। काफी लोग मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम बिटवीन फेलियर में कंफ्यूज होते हैं। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होता है बेसिकली दो फेलियर की दूरी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और इसका फॉर्मूला भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको याद करके जाएं। तो दोस्तों अगला सवाल आ सकता है जो कि मिड लेवल और सीनियर लेवल के लिए काफी एप्ट है, आपके डिपार्टमेंट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना या KRA की रिजल्ट एरिया को डिफाइन करना, उसको ट्रैक करना मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इनको डिफाइन करना होता है, टारगेट सेट करने होते हैं जो कि नॉर्मली एनुअल बेसिस में होते हैं, और मंथली बेसिस में मैनेजमेंट जो रहती है उसको रिव्यू करती है। आपको MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के, डैशबोर्ड बना के मैनेजमेंट को शेयर करना पड़ता है, और कहीं पर अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं तो जो गैप्स है उस पर एक्शन प्लान भी लेना पड़ता है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि MIS कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो कि हमने अभी डिस्कशन कर लिया, मशीन्स का अप टाइम, ब्रेकडाउन टाइम, इसके अलावा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो दोस्तों ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में जानने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं, या हमारे पेड कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, पावर कॉस्ट, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। तो ब्रॉडली अगर आपने 7-8 एलिमेंट भी बता दिए, 7-8 KRA भी बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सफिशिएंट है। तो दोस्तों आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कैसे मेंटेन करते हो, कैसे उसको आप यूज करते हो। तो दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट तो हो गया, चूंकि आप मशीनों का, रिसोर्सेज का रखरखाव करते हैं तो आपके पास में मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स होना चाहिए, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे मशीनरीज हो, चाहे फिक्सचर्स हो, जिग हो, जो भी हो। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो मशीनों का रखरखाव करता है, टूल्स फिक्सचर जो होते हैं उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हालांकि वो भी मेंटेनेंस में ही आता है, लेकिन टूल मेंटेनेंस में नॉर्मली इंक्लूड किया जाता है। खैर ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी की प्रायोरिटी क्या है। तो फिलहाल में मशीनों पर फोकस करते हैं, तो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स आपके पास में होता है, इसका डॉक्यूमेंट में मेंटेन करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों मशीन के जो मैनुअल्स होते हैं उसका भी आपको मेंटेनेंस करना है, यानी कि उसको भी आपको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारी कंपनियों में मैंने देखा है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास में जब कोई ब्रेकडाउन होता है तो मशीन का मैनुअल ढूंढते हैं और उनको मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो आप सारे मशीनों के जो मैनुअल्स हैं उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज के सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट रिकॉर्ड आप बता सकते हैं मशीन ब्रेकडाउन लॉग रजिस्टर्स, या जो भी रिपोर्ट रहता है। दोस्तों मशीन का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो टिपिकली प्रोडक्शन वाला जो इशू स्लिप रहता है ब्रेकडाउन का वो भर के देता है, और मेंटेनेंस वाला उसको अटेंड करता है, उसको ठीक करता है, और फिर प्रोडक्शन से साइन करवा के उसको फाइल करता है। तो आपके पास में एक लॉग रजिस्टर होना चाहिए जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन आप बताएंगे वो है एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। इसके बाद में आपका मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, इसका डॉक्यूमेंटेशन बताइए। इसके बाद में जितने भी मशीनें हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनका हिस्ट्री कार्ड, क्योंकि मशीन जब खरीद के लेके आते हैं उसके बाद से क्या क्या मशीन के साथ में हुआ सारा हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्ट्री कार्ड जो होता है लैब के लोग या क्वालिटी के लोग मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से मशीन का भी या जो भी सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि डीजी सेट हो गया, कंप्रेसर हो गया, उनका भी हिस्ट्री कार्ड मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि उसके बारे में सारे कुछ जो भी हुआ, ऑयल चेंज हुआ, कुछ ओवरहॉलिंग किया गया, टूट गया, रिप्लेसमेंट हुआ, वो सारी चीजें उसमें मेंटेन रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आप बताएंगे वो है ओवरऑलिंग प्लान। तो दोस्तों मशीन का ओवरऑलिंग का भी प्लान बनता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मशीन के कंडीशन पे। तो आप बताएं कि हम इसको मेंटेन करते हैं और ओवरऑलिंग को हम शेड्यूल के हिसाब से अडहेयर करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन बताइएगा एनालिसिस एंड एक्शंस ऑन ऑल द ब्रेकडाउन्स, यानी कि ब्रेकडाउन जो भी होता है उसका एनालिसिस करते हैं मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस में, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा
उसमें डिटेल एनालिसिस करने के बाद में हम पैरेटो बनाते हैं, प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, टॉप इश्यूज के लेते हैं, उसमें वाइवा एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल याद करके जाएं, जो कि आपने हैंडल किया हुआ हो, उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, इससे अच्छा इंपैक्ट बनेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आप बोल सकते हैं कापा फॉर्मेट, यानी कि करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन फॉर्मेट्स। तो टिपिकली किसी ब्रेकडाउन पे अगर डिटेल एनालिसिस करना हो तो वाई एनालिसिस, कापा फॉर्मेट, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में जान के जाएं, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है कॉन्फिडेंटली जाएं और उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का होता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जो भी हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं बजट के अगेंस्ट में, हम उसको ट्रैक करते हैं, उसका भी हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप बताएं कि हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स का मेंटेनेंस, तो लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर्स, और उसमें हमारा टारगेट होता है कि कितना मिनिमम हम मेंटेन करेंगे, उसका रीऑर्डर लेवल मेंटेन करते हैं और उसको हम मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन आप बताएंगे वो है हमारा डीजी सेट का लॉग बुक, इसमें डीजी सेट का रनिंग, उसका ब्रेकडाउन, ऑयल चेंज वगैरह वगैरह जो भी होता है उसका सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। और उसी तरीके से एयर कंप्रेसर्स हो गया, बॉयलर्स हो गया, जो भी सपोर्टिंग रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बारे में जान के जाएं और एक्सप्लेन करें कि उसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है अर्थपीट का चेकलिस्ट, और उसमें हम चेक करते हैं कि अर्थपीट प्रॉपर वर्किंग करता है कि नहीं, कहीं पर कोई करंट वोल्टेज का लीकेज तो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन लक्स लेवल मॉनिटरिंग। तो दोस्तों कंपनी में लक्स लेवल क्या होना चाहिए, इसके लिए स्टैंडर्ड है IS 665, तो उसके हिसाब से हमने लक्स लेवल डिफाइन किया हुआ है और हम लक्स लेवल का मॉनिटरिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं, और जहां पर भी हमें लक्स में गैप नजर आता है, कम लाइटिंग नजर आती है, तो हम एडिक्वेट एक्शन लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, इतना अगर आप याद करके गए तो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपको आ सकता है दोस्तों कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में, क्योंकि अगर आप मिड लेवल में और सीनियर लेवल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में, जैसे कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेथोडोलॉजी हैं 8D, PDCA, A3, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस मॉड्यूल में तो खैर हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने यूट्यूब में कुछ फ्री वीडियो इनके बना कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। चाहे तो हमारे पेड कोर्सेज को भी हमारे वेबसाइट से, हमारे पोर्टल से, हमारे ऐप से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो ये टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ के जाएं, ठीक से तैयारी करके जाएं, क्योंकि सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडी करके जाएं, जिस जॉब के लिए, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों में 6 सिग्मा हो गया, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, TPM हो गया, TQM हो गया, या जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 9001, IETF जो भी है, या इन्वायरमेंटल और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो जो भी वहाँ प्रैक्टिस किया जाता हो उसके बारे में पढ़ के जाएं। वैसे प्रैक्टिस किया जाए या ना जाए, अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर रही है लेकिन वो 6 सिग्मा का डिप्लॉयमेंट करना चाहती है, ठीक है ना, और आप ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली आपको वेटेज मिलेगा और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू में तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्लान कर चुकी है 6 सिग्मा को रोल आउट करने के लिए, और आप ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड है, तो कंपनी के इस प्रोग्राम में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने TPM सीखा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो भी आपको एडवांटेजेस मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे लर्निंग्स, या अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलता है। और इसके बारे में हमारे पास में क्वालिटी ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज को भी हमारे वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने अपने रिज्यूमे में जो मेंशन किया हुआ है उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, तैयारी करके जाएं, क्योंकि उसके बारे में भी सवाल आ सकता है। कुछ बेसिक जो इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि 5S क्या होता है, काइजन क्या होता है, आप उसके बारे में भी पता करके जाएं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि 5S क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि 5S इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट, इट हैज 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स होते हैं। सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, स्पिक एंड स्पैन या साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेनेंस। तो इस तरह से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। काइजन क्या होता है अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। काइजन मीन्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, इसमें हम लगातार सुधार करते हैं। कंपनियों में सजेशन स्कीम चलती है और जो सजेशन सिलेक्ट किया जाता है, जिसको अच्छा माना जाता है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, उसे हम काइजन कहते हैं। लोग इसमें टीम वर्किंग या इंडिविजुअल के हिसाब से काम करते हैं।
इसमें हम काफ़ी सारे तरह के वेस्ट पर काम करते हैं, जैसा कि 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो उसके बारे में भी आप जान लें कि 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है। इसके लिए एक एक्रोनिम है टीम वुड, और टीम वुड का फुल फॉर्म हो गया T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री, M फॉर मोशन, W फॉर वेटिंग, O फॉर ओवर प्रोडक्शन, सेकेंड O फॉर ओवर प्रोसेसिंग, और लास्ट D फॉर डिफेक्ट्स। तो ये सारे जो वेस्ट है हम उस पर काम करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं, इसे हम काइजन कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप सीनियर लेवल में हैं तो आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में पूछा सकता है कि कैसे आप उनका रिव्यू करते हो, टीम को मैनेज कैसे करते हो, कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो के बारे में बताओ, कैसे आप उसको फेस करोगे। आपकी लीडरशिप ट्रेट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट को आपने मैनेज किया हो, कभी किसी डिपार्टमेंट के साथ में इशू हुआ हो, कैसे आपने उसको मैनेज किया। तो इस तरह के 1-2 सिनेरियो को आप याद करके जाएं कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये भी सवाल हो सकता है कि कभी आपने कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लिया हो और उसमें इंप्रूवमेंट किया हो, तो कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जैसे कि मेरे यहाँ पर 1600 टन का एक हाइड्रोलिक प्रेस था और वो लगातार ब्रेकडाउन हो रहा था। मैंने एक टीम बनाया, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग को मिला के मैं उसका लीडर था। हमने डाटा कलेक्शन किया, हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद हमने रूट कॉज को ढूंढ के निकाला और उस पर हमने एक्शन लेके हमने इंप्रूवमेंट किया, और उसके बाद मशीन में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से आप कुछ केस स्टडीज या कुछ प्रोजेक्ट पर आप तैयारी करके जा सकते हैं, क्योंकि सीनियर लेवल में जरूर दिखाता है कि आप चैलेंजिंग सिनेरियो कैसे आप हैंडल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आप हैंडल करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको इंटरव्यू को हैंडल करने में काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी सारे कंटेंट्स हमने शेयर करने की कोशिश किया है। खैर इसमें हमने टेक्निकल कंटेंट ही रखा है जो कि मेंटेनेंस से रिलेवेंट है, लेकिन इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि टिपिकली हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एरिया के लिए होता है ना। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमने इस प्रोग्राम में नहीं रखा है, आप उसके बारे में भी तैयारी करके जाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट courses.qualityofindia.com पर विजिट जरूर करें, और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके आप काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज और बहुत सारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर करके अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।